हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एचटेट का 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसका आज सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, साथ ही साथ उनकी थ्योरी को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनकी थ्योरी को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिविजन भी होती चले। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। Question number 104. An ideal air core solenoid has a radius of 2 cm, a length of 12 cm, and number of turns are 9000. The solenoid carry a current 2 ampere. The energy stored in the solenoid is. जो solenoid के अंदर energy store होगी उसकी equation हमारे पास ये होगी। तो इसको find out करने के लिए जो यहाँ पे L है, L इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। L की वैल्यू ये है, ये आपको याद रखना है। कई और क्वेश्चन में डायरेक्टली L की वैल्यू भी पूछ लेता है, तो इसको जस्ट हम छोटा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, N उसकी नंबर ऑफ टर्न्स है और स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। अब देखिए, जब करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है वो। अब देखिए इसको हम खोल देंगे। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड इज फाई। फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। जब इसको खोलेंगे तो फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पे एल जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा। जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए। जब वो हम इंटीग्रेशन से बी डॉट डी एस निकालते हैं तो इसको हमने कंप्लीटली बी ए लिख दिया। यहाँ पे एरिया है ए इज इक्वल टू एल आई। यहाँ से बी की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे और आई को काट के यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एल की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए आपको ये डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि पेपर में हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। और एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आई स्क्वायर। हर एक वैल्यू को पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -7। एन स्क्वायर, एन देखिए 9000 है, तो यहाँ से एन स्क्वायर करेंगे 81 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एक इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 0.02 मीटर, फिर इसका स्क्वायर हो गया। एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे। करंट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, करंट की वैल्यू देखिए 2 एम्पियर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 0.12, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इतना आएगा एल। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से 0.03, अब 0.01 हो जाएगा, 27। ये पाई और ये पाई, पाई स्क्वायर होगा। पाई स्क्वायर 3.14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, उसको हम 10 लिख सकते हैं। यहाँ से 10 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -7 और 10 रेज़ टू पावर 6, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे और यहाँ से 10 रेज़ टू यहाँ पे 27, ये दोनों कट गए। अब ये बचा हमारे पास क्रॉस 4 डिवाइडेड बाय 100, ये मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए कुछ हमारे पास बचा या नहीं बचा। अब देखिए ये 2 0 ऊपर गई, तो ये 2 0 यहाँ से कट गई, तो 8 6 2 1। जब इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ से 2.16 हमारी वैल्यू आई, जो कि जूल में आई एनर्जी। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा 2.1, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 103, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें क्या है कि एक तरफ रेडिएशंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, मतलब वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो इनको मैच हमें करना है। इससे पहले देखिए, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने टाइप ऑफ रेडिएशंस लिखे हैं, 7 टाइप के रेडिएशंस हैं और उनकी वेवलेंथ को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। साथ ही साथ उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन भी मैंने लिखा है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, वेवलेंथ जो मैंने लिखी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। सबसे छोटी वेवलेंथ होती है गामा रेडिएशन की, जो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है न्यूक्लियर ट्रांजिशन। जैसे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है, वहां पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है एक्सरे बाय इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, वहां पे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी एक्सरे होती है। सन से, सोडियम लैंप से, या फिर लेमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम्स में, जैसे कि जो लोअर ऑर्बिट जिसमें गिरते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आगे गिरते हैं अपर से 2, 3, 4 से, वो प्रोड्यूस करते हैं यूवी रेस को। और उसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जैसे कि बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि एन की लोअर वैल्यू 2 होती है और अपर वैल्यू 3, 4, 5 से। उसके बाद इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड जो ये रेडिएशंस है, ये हॉट बॉडी और वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स और एटम से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद माइक्रोवेव आप देख सकते हैं, इनका ओरिजिन है बाय गन डायोड्स। और रेडियो वेव्स जो प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब वो एक्सेलरेट करता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उनके चेंज से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मिलती है वो होती है हमारी रेडियो वेव। तो इसके बाद हम अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो वेव्स है, अभी अभी जो मैंने बताया रेडियो वेव्स, इनका प्रोडक्शन है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डील एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स। मीन्स बी का 4th मैच हो रहा है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि 4th ऑप्शन में बी 4th के साथ मैच हो रहा है। ए 2nd, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम 1 एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जैसे बाल्मर सीरीज हमने देखा। इसके बाद जैसे 4th डी हम दे सकते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वही हॉट बॉडी या फिर वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, डी का 1st। उसके बाद सी का फिर 3rd मैच हो गया। तो ये था इसका ऑप्शन 4th करेक्ट। Question number 105. A positronium atom is a system that consists of a positron and an electron that orbit each other. The wavelength of spectral line in positronium are n times the wavelength of corresponding line in the hydrogen atom. The value of n is. देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का है अगर आपको इसके पीछे की सारी थ्योरी को पता है। इन्होंने पूछा क्या हुआ है कि पॉजिट्रोनियम एटम की वेवलेंथ क्या है, मतलब एन टाइम है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब पॉजिट्रोनियम एटम की वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है जो कि एन टाइम है हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ के। तो इसको करने से पहले हम पॉजिट्रोनियम एटम को समझते हैं वो क्या होता है। जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम देखते हैं तो वो एक हाइड्रोजन एटम बनता है, जहां पे मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, तो इसको जनरली हम रेस्ट पे कंसीडर करते हैं क्योंकि उसका मास इनफाइनाइट होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक वन बॉडी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम पॉजिट्रोनियम एटम में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास कंपेरेबल हो जाता है। तो हम ये इसको एक टू बॉडी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। और जो फिर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो वहां पे हम उसको कंसीडर ना करके एक रिड्यूस मास को कंसीडर करते हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होती है m1 m2 m1 प्लस m2। यहाँ पे फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी दोनों यहाँ पे सेम है, यहाँ पे तो सेम है, लेकिन इन केसेस में अलग होगी।
तो जब इसको पुट करके हम निकालेंगे म्यू की वैल्यू रिड्यूस मास, तो me/2 होगी। तो आगे देखिए, जो हमें पूछा जाता है, मान लीजिए रेडियस, एनर्जी, वेवलेंथ, टाइम फ्रीक्वेंसी, कुछ भी वैल्यू हमें पूछ सकते हैं पॉजिट्रोनियम एटम की या फिर अदर एटम की, जैसे कि ये वाले एटम है। देखिए रेडियस जो मास पे डिपेंडेंसी इसकी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस हाइड्रोजन एटम की जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा भी इनवर्सली, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। देखिए यहां से फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। अब देखिए जो पॉजिट्रोनियम एटम की जो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ देखिए मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस मास, ये वाला मास लिखेंगे यहाँ पे। और हमें पता है हाइड्रोजन की क्या होती है 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पे म्यू और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे म्यू की वैल्यू का हम पुट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऊपर चला जाएगा 2, ये दोनों कट जाएंगे, तो लैम्डा ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम इज इक्वल टू 2 टाइम लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आई, एन की वैल्यू 2 आई। तो देखिए ये तो था पॉजिट्रोनियम एटम। और भी एटम्स के बारे में पूछ सकता है, जैसे पायोनिक एटम। पायोनिक एटम में वो क्या करेगा, प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाई नेगेटिव से बदल देगा, तो यहाँ पे फिर म्यू की वैल्यू 235 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यहाँ पे अगर म्यूनिक एटम की बात करें, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके म्यू नेगेटिव को हम डाल देंगे, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, आपको जस्ट याद क्या रखना है, ये याद रखना है और ये 3 वैल्यू याद रखनी है, और ये डिपेंडेंसी को याद रखना है। इसके बाद इस तरीके से आप कोई भी डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यूनियम एटम की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन को बदल देंगे म्यू पॉजिटिव से, और उसके साथ हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे फिर म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट आपको 2-3 सेकंड में हमारा आंसर निकल सकता है, अगर आपको ये सब कुछ पता है तो। क्वेश्चन नंबर 107 सेमीकंडक्टर से लिया है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो हमारा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या फिर इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब हम यहाँ से इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, जब हम उसके अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं, वो तो कैसे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, मींस इसके अंदर 14 ही प्रोटॉन है और 14 ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी होती है 4। इसके जो आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तो जो ये अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। उसी तरह से जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, जो कि फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15 है। इसके अंदर 15 ही प्रोटॉन है और 15 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल, इसके अंदर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए जब ये यहाँ पे इसको डॉप करेंगे हम, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके सिलिकॉन के साथ, इसके नेबरिंग सिलिकॉन के साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, इस कारण से वो जो क्रिस्टल है पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब ये कंडक्शन में बैंड में चला जाएगा तो ये हमारा जो फॉस्फोरस एटम है ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिसे हम डोनर आयन भी बोलेंगे। यहाँ पे इसके पास देखिए
प्रोटॉन इसके पास 15 है, मीन्स प्लस 15 चार्ज इसका है। और इसके जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने आपस में इनके साथ बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे 14 हुए तो -14, तो यहाँ से जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज यहाँ पे +1 आ जाएगा इस आयन का, ये हमारा डोनर आयन बन जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, ये और ये पॉजिटिवली आयन मिल के क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देंगे। या फिर अगर हम सिंपली कहें कि यहाँ पे इसके पास 15 ही प्रोटॉन है और 15 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल हमारा क्रिस्टल जो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने इसके पास एक एटम के पास प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीज वेव्स शो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे हमें पता है इंटरफेरेंस, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स का इंटरफेरेंस करवाया जाता है। पोलराइजेशन लाइट की होती है, जैसे सर्कुलरली पोलराइज, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होती है हमारी। ऑप्शन नंबर सेकंड, इन दीज वेव द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं और वो सेम फेज में होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड, दीज वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ऑप्शन नंबर फोर्थ, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नहीं है? थर्ड, कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, A charged particle move in a gravity-free space without change in velocity. Which of the following option is not possible? Means कोई चार्ज पार्टिकल है किसी ग्रेविटी फ्री रीजन में, मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ, ये किसी स्पेस में मूव कर रहा है और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। इसे लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब इन्होंने बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके ऊपर फोर्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हमें इस इक्वेशन में फोर्स को जीरो बनाना है। E और B की वैल्यू को पुट करके तो यहां से पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। यहां से इक्वेशन को लिखते हैं Q E प्लस V क्रॉस B। E को जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, Q जीरो प्लस V क्रॉस B को भी अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो आई, मीन्स हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। E जीरो और B नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू Q E जीरो, E की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी, प्लस में V क्रॉस B। तो यहां से Q V क्रॉस B। फर्दर अगर हम इसे ओपन करेंगे, Q V B साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए साइन जीरो जीरो, तो यहां से ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे अगर E जीरो और B नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये भी हमारा केस सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। फोर्स इज इक्वल टू Q, E यहाँ पे जीरो नहीं है
प्लस में v क्रॉस b, यहाँ पे इन्होंने 0 दिया है तो 0 पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू q e है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आई, ये 0 नहीं हो रहा, और इसलिए हमें तो चाहिए था फोर्स इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये सेटिस्फाई नहीं किया और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ को चेक करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू, E नॉट इक्वल टू 0 और B भी नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों 0 नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी हमारे पास। देखिए अगर QE इज इक्वल टू V क्रॉस B, यहाँ पे Q है, अगर मान लीजिए ये माइनस लगा दे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के उल्टे हो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फोर्स की 0 आ जाएगी। तो यहां से ये ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 111, एन इंडक्टेंस L एंड ए रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। कोई बैटरी E है जिसके साथ एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। उसके बाद पूछा क्या है, द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। एनर्जी की रेट पूछी हुई है, वो भी मैक्सिमम पूछी हुई है। यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसकी इक्वेशन क्या है। उसकी इक्वेशन होती है हाफ एल आई का स्केयर। इसके बाद एनर्जी की रेट क्या होगी, डी यू बाय डी टी, रेट ऑफ एनर्जी चेंज। इसके बाद इन्होंने पूछा है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो इसका भी आगे डेरिवेटिव कर देंगे और उसको 0 पुट कर देंगे, तो यहां से हमारी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पे आई है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर इन सीरीज RL सर्किट। RL सर्किट में जो इंडक्टर होता है उसमें जो करंट होता है वो एकदम से नहीं बढ़ता, बल्कि वो धीरे धीरे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, जहां पे I नोट क्या है, E बाय R मैक्सिमम करंट की वैल्यू, और यहाँ पे टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो यहां से इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी यू अपॉन डी टी हाफ L 2I डी आई अपॉन डी टी, यहां से ये कट जाएगा। L यहाँ पे देखिए L I की वैल्यू जब यहां से पुट करेंगे I नॉट 1 माइनस ई की माइनस टी अपॉन टाउ, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से I नॉट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की माइनस टी अपॉन टाउ और 1 अपॉन टाउ। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, L I नॉट का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये अपॉन में टाउ आ जाएगा, जब ये अंदर आएगा ई की माइनस टी अपॉन टाउ माइनस ई की माइनस 2t अपॉन टाउ। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ डी यू अपॉन डी टी, L I नॉट का स्केयर टाउ, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो e माइनस टी अपॉन टाउ माइनस 1 अपॉन टाउ, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 अपॉन टाउ ई की माइनस 2t अपॉन टाउ यहाँ पे। अब देखिए इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको ये जब उस तरफ जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 अपॉन, अगर टाउ भी मान लीजिए बाहर ले जाएं और वो भी 0 के इक्वल पुट कर दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो 2 ई की माइनस 2t अपॉन टाउ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये उस साइड जाएगा तो 1 की माइनस टी अपॉन टाउ।
यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस तरफ जाके ऊपर जब जाएगा e की माइनस टी अपॉन टाउ और ये इस तरफ आएगा इज इक्वल टू हाफ। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, डी यू अपॉन डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे एल, आई नॉट का स्क्वायर देखिए एल का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, टाउ टाउ की वैल्यू पुट करेंगे एल आर, यहां से इसकी वैल्यू हाफ माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे देखिए आर कट गया, एल से एल कट गया, ई का स्क्वायर अपॉन आर, यहां से 4 एलसीएम लेंगे, यहां से 1 माइनस 2 तो इसकी वैल्यू आएगी ई का स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 4r, तो ये हमारा ई स्क्वायर अपॉन 4r आंसर आया जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द वोल्टेज सप्लाई टू ए सर्किट इज गिवन बाय इक्वेशन दिस where t is time in second, the RMS value of voltage for the period t is equal to 0 to t is equal to 1 second। मीन्स हमें RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है और वोल्टेज की वैल्यू हमें इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है उसकी इक्वेशन ये और ये होती है। यहाँ पे क्या है, जो वोल्टेज हमें दी होगी उसको टाइम पीरियड जो भी दिया होगा उसमें उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और नीचे टोटल टाइम जो भी हमें दिया होगा उसका यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर देखिए हमारे पास जो हमारे दी हुई है वेव, साइनोसॉइडल वेव दी हुई है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी 2v0 अपॉन पाई, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर होगी तो क्या होगी 2i0 अपॉन पाई। ये दोनों की दोनों हाफ साइकिल के लिए होगी। अगर फुल साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 होगी हमारी। ये इक्वेशंस को हमें याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज हमें दी होगी उसका पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद ऊपर रूट लगा देंगे। यहाँ भी देखिए जो वोल्टेज हमें दी है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका मीन निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे मीन निकाला हुआ है, यहाँ पे वीटी का मीन निकाला हुआ है या वीटी स्क्वायर का मीन निकाला हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर रूट लगा देंगे। अगर हमें साइनोसॉइडल वेव दी हुई है तो वी आर एम एस हमारे पास होगी V0 अपॉन √2 और आई आर एम एस होगा I0 अपॉन √2। यहाँ से कुछ बातें ध्यान रखने की है। अगर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का हम मीन लेते हैं तो फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू 0 होगी और हाफ साइकिल के लिए उसकी वैल्यू 2 अपॉन पाई होगी। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कोस स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम मीन लेते हैं तो फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू हाफ होगी और हाफ साइकिल के लिए भी उसकी वैल्यू हाफ होगी। तो अब इक्वेशन जो हमें V की दी हुई है यहाँ पे V0 T 3/2, हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। V RMS इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लेंगे हम। टाइम पीरियड देखिए हमें क्या दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 0 से T, यहाँ पे VT का स्क्वायर कर देंगे, V0 का स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो T की 3 dt, यहां से 0 से t और dt। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे V0 का स्क्वायर t की 4/4, यहां से 0 से t, टाइम यहां पे क्या दिया हुआ है 1, यहां से 0 से 1, इसका हम आगे रूट लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे V0, जब ये रूट से बाहर आ जाएगा V0 1, यहाँ पे पुट करेंगे अपॉन में 4 का भी अगर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आई V0 अपॉन 2, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है।
Question number 114. A p-type semiconductor has an acceptor level of 57 mega electron volt above the valence band. The maximum wavelength of the light which can create a hole is. यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी गैप मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन में यहाँ पे गलत दिया हुआ इन्होंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा ये जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो जब यहाँ से एक फोटोन वेवलेंथ लैम्डा का आएगा तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा, यहाँ पे होल हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो उस लाइट की वेवलेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे एनर्जी दी हुई है हमें एच न्यू, इसको हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। जब हम एच और सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको अगर आप याद कर लें तो बेटर होगा कि एनर्जी की वैल्यू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, जो कि 10⁻⁻10 मीटर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद रख लीजिए। अब देखिए एनर्जी की वैल्यू 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली यहाँ पे क्या होगा 10⁻³ मीटर, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 12,400 अपॉन लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, 10⁻⁻10 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे 10⁻⁻7 हो जाएगा। जब ये दो जीरो कटेंगी तो यहाँ पे 10⁻⁵ हो जाएगा। और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 124 अपॉन 57, यहाँ से 10⁻⁻5 मीटर। अब देखिए 5 दूनी 10, ये लगभग दो का ये देखिए 2.18 रिजल्ट होगा क्रॉस 10⁻⁻5 सब में है -5 मीटर। 5 दूनी 2 पे ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा क्योंकि 10⁻5 हमारे पास है और ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 115. द applied input AC power to a half wave rectifier is 100 watt. The DC power output is 40 watt. The power efficiency is, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय एसी इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली इसे हम सॉल्व कर देंगे। डीसी पावर यहाँ पे क्या दी हुई है 40 वाट और एसी पावर यहाँ पे दी हुई है 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ से ये कट हो जाएगा, ईटा हमारे पास यहाँ पे 40% आ जाएगा। ये बस कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था तो इसका आंसर यहाँ पे हुआ सेकंड। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।